हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस सीरीज का 9th क्लास के चैप्टर 4 के बारे में। और उम्मीद है कि इससे पहले कि आपने बाकी के 3 वीडियोस ज़रूर देखा होगा जिसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सभी चैप्टर को कवर किया है। तो आज देखने वाले हैं चैप्टर 4। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। तो देखिए, पहला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट यहाँ पर ये बनता है कि जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल के अनुसार ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम जो होते हैं उनके परिमाण में समान होते हैं। यानी उनके मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश जो परिमाण होते हैं वे समान होते हैं, जिससे परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन हो जाता है। मतलब कि एक तो निगेटिव और एक पॉजिटिव दोनों क्या होता है, कट करके आपका न्यूट्रल हो जाता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल इनका सही था, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था हमें। अगर हम इसे देखना भी चाहेंगे तो इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से भी बताया था। यहाँ पर हम क्लियरली देख पाएंगे। देखिए, मतलब यहाँ पे देखो, अब इन्होंने क्लियर पॉइंट पे यहाँ पे बताया था कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। ठीक है, यानी थॉमसन ने प्रस्तावित किया था। तो ये सारी चीज़ें हमने बुक से ही लिया है, तो आप आराम से बस ध्यान से देखो, सब कुछ हम रेफरेंस दिखाएंगे आपको। तो पहला पॉइंट करेक्ट है। सेकंड आता है कि ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की जिसे उन्होंने कैनाल रे कहा था, जो कि ऋणावेशित किरणें थी। अब ध्यान से समझिएगा, क्या ऋणावेशित किरणें थी? ये पॉइंट हमारा गलत होगा। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पर आपसे प्रश्न ऑलरेडी देखो पूछा भी गया कि कैनाल किरणें, तो क्लियरली यहाँ आप ध्यान से समझो। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से पहले गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की जिसे उन्होंने कैनाल रे का नाम दिया था। और ये किरणें जो है वो धनावेशित विकिरण थी, जबकि हमने प्रश्न में लिखा गया था ऋणावेशित किरणें थी। तो ये तो गलत हो गया। तो हम किसे टिक करेंगे? सत्य के रूप में बताना, तो केवल एक हमारा सही होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ध्यान रखना। राइट, कैनाल जो रे था वास्तव में धनावेशित विकिरण है। और इसकी खोज के बाद, मतलब इसी खोज के बाद से दूसरे जो भी अपरमाणविक कण थे, यानी हम प्रोटॉन की बात करें जिसे P+ कह सकते हैं, इसकी खोज का मार्ग प्रशस्त हुआ था। तो ये हमारा सेकंड गलत था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, प्रश्न में आपसे पूछा गया है ब्लू वाला, यहाँ पे आप जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि कैनाल किरणें क्या होती है, प्रश्न पूछा गया। तो हमने भी जस्ट बताया आपको कि कैनाल किरणें जो होता है वो धनावेशित विकिरण की धारा होती है। राइट, तो यहाँ पे हम बी को टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से ध्यान में रखेंगे। देखिए, जो कैनाल किरणें होती हैं धनावेशित विकिरण होती हैं, जो गैसों के कम दाब पर विद्युत विसर्जन के दौरान उत्पन्न होती हैं। और इन्हीं किरणों की सहायता से बाद में धनावेशित कण प्रोटॉन की खोज की गई थी। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न क्या बनता? यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो उसमें कुल आवेश कितना होगा? ये प्रश्न भी कहाँ से हमने लिया? ये प्रश्न है, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो बताइए कि इसमें कोई आवेश होगा या नहीं। तो यहाँ पर कोई आवेश नहीं होता है क्योंकि वो उदासीन हो जाता है। राइट, तो यहाँ पे कहेंगे कि कोई आवेश नहीं होगा, उदासीन होता है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। राइट, तो देखिए, सारी चीज़ें हमने आपके बुक से ही बनाया है, इसी तरह के पेपर में प्रश्न बनता है। तो बस ध्यान से रखिए, कुछ प्रश्न को हमने सिंपल फॉर्मेट में भी रखा क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन आपका कथन फॉर्मेट नहीं आता है। राइट, एनसीईआरटी है, बस आप एनसीईआरटी से पढ़ो, कॉन्सेप्ट को समझो। देखो, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में लगभग कितना होता है। अब इसको भी हम थोड़ा रेफरेंस आपको दे देते हैं, तब आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखो, यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। जब उन्होंने कैनाल रे की खोज की थी, इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो, मतलब प्रोटॉन की जो खोज की गई वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर तो था लेकिन विपरीत था, जिसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। जिसका द्रव्यमान, ध्यान रखिएगा, इसका द्रव्यमान यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 2000 गुना अधिक था। प्रश्न में थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताइए कि प्रोटॉन की तुलना में कितना होता है। तो ये क्या होगा, उससे आपका लगभग कह सकते 1/2000 गुना। राइट, तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। मतलब प्रोटॉन भारी होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा प्रश्न पूछा गया था इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो हमें प्रोटॉन के 1/2000 करना पड़ेगा। ऑप्शन
सी को टिक करेंगे। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मतलब अत्यंत जो कि नगण्य माना जाता है। प्रयोगात्मक रूप से यह पाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु या फिर एक प्रोटॉन द्रव्यमान का लगभग 1/2000 होता है। आगे बढ़े। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन करें। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला पॉइंट कह रहे हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था, जिसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने गलत साबित कर दिया था। मतलब इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था, जब चैप्टर 3 पढ़ोगे आप, तो उसमें बताया गया था कि डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का यह व्याख्या करते हुए बताया था कि परमाणु अविभाज्य और अविनाशी होता है। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज की गई तो ये गलत साबित हुआ। यानी हमारा पहला पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सेकेंड पॉइंट आता है कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे बाहरी भाग में होते हैं, जिसे आसानी से निकाला जा सकता है, जबकि इलेक्ट्रॉन भीतरी भाग में होते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट हमारा गलत है। अब क्यों गलत है आप यहाँ पे भी समझ सकते हो। देखो क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। ठीक है, परमाणु के मतलब प्रोटॉन जो होते हैं वो परमाणु के भीतरी भाग में होते हैं, सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है क्योंकि वही तो चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर ये उल्टा लिखा गया था, पूरी तरह से गलत है। राइट। अब थर्ड पॉइंट कह रहा है कि परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होता है। ये तो सही है ही, क्योंकि परमाणु का द्रव्यमान तो यही हम जानते हैं कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होता है। तो इसमें तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परमाणु का जो लगभग संपूर्ण द्रव्यमान होता है उसके केंद्र मतलब नाभिक में संकेंद्रित होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कुल योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि फर्स्ट और थर्ड सही था और असत्य देखना था, तो असत्य केवल और केवल 2 है, केवल 2, ऑप्शन बी यहाँ पर टिक करेंगे। उम्मीद है पसंद आया होगा और कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो ध्यान से बस वीडियो को एंड तक खत्म करिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, रदरफोर्ड ने अपने प्रकीर्णन प्रयोग में सोने की पन्नी को इसलिए चुना क्योंकि वे बहुत मोटी परत चाहते थे जो कि 10,000 परमाणुओं के बराबर हो। ये पॉइंट गलत है। चलो मैं बुक में दिखाता हूँ आपको। परमाणु की संरचना, थॉमसन का परमाणु मॉडल और इसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित होता है, मतलब किस तरह से संरचना उसकी बनाई गई है। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा किरणों को सोने के पन्नी पर टकराया। अब प्रश्न में पूछा गया था कि सोने के पन्नी को ही उन्होंने क्यों चुना था। तो देखो इसलिए यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत, जबकि प्रश्न में आपसे लिखा गया है मोटी परत, ये तो गलत हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी देखिए कि सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं की बराबर मोटी थी, लेकिन प्रश्न में ऑलरेडी ये गलत किया गया था कि 10,000 परमाणुओं के बराबर थी। तो पूरी तरह से ये गलत हो गया। समझ में आ गया ना कि क्यों उन्होंने सोने की पन्नी को चुना था, क्योंकि वो बहुत पतली परत चाहते थे जो कि 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थे। राइट। सेकेंड पॉइंट आता है। सेकेंड पॉइंट कह रहे हैं कि अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण जो कि होते हैं और इसका द्रव्यमान 4u होता है और इसमें पर्याप्त ऊर्जा होती है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, अंततः ये धनावेशित होते हैं। चूंकि इनका द्रव्यमान 4u होता है इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। सारा चीज यहाँ पर बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि रदरफोर्ड का अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में मौजूद अपरमाणिक कणों द्वारा भारी रूप से प्रक्षेपित होंगे। अब ये भारी रूप से प्रक्षेपित होंगे जो कह रहा है, मतलब काफी ज्यादा प्रक्षेपित होंगे, ये पॉइंट गलत हो गया। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड का अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं के प्रोटॉन द्वारा थोड़े बहुत विक्षेपित होंगे, क्योंकि अल्फा कण स्वयं प्रोटॉन से काफी भारी थे, इसलिए उन्होंने अत्यधिक विक्षेपण का आशा बिल्कुल भी नहीं किया था, जबकि इसका हुआ उल्टा। यहाँ पर देखो यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणिक कणों द्वारा विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे इसलिए उन्होंने इसके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पॉइंट हमारा तीसरा भी यहाँ पर गलत हो जाता है। तो हमें क्या बताना था? सत्य बताना। तो सत्य में केवल 2 निकला, इसलिए केवल और केवल 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन ए। उम्मीद है सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बुक में अगर आप पढ़ कर के आओगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखो
रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष प्राप्त नहीं हुआ था ये देखना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी, जैसे को देखो ये खाली चीजें, खाली जगह, मतलब ये तो क्लियर है। अब अधिकतर भाग खाली होते, करेक्ट है। अब सेकंड आता है कि परमाणु का धनावेशित भाग बहुत कम आयतन में सीमित होता है, ये भी हमारा सही है, इसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए जिससे परिमाणित हुआ कि धनावेशित भाग बहुत कम आयतन में संकेंद्रित होते हैं, राइट। अच्छा, तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें, तीसरा पॉइंट में यह कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तरों में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जिन्हें विविक्त कक्षा कहते हैं। अब ये जो पॉइंट कह रहा है वो गलत होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निश्चित विविक्त कक्षाओं में घूमते हैं और उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। यह सिद्धांत नील्स बोर ने दिया था, ना कि रदरफोर्ड ने, ठीक है। रदरफोर्ड के मॉडल में यह कमी थी कि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा खोकर नाभिक में गिर जाएगा, तो ये पॉइंट हमारा पूरी तरह से गलत है, जो कि ये हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से निष्कर्ष प्राप्त नहीं होता है, राइट। तो हम यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या के लगभग कितनी छोटी होती है। देखो कितनी लगभग छोटी होती है, आप यहाँ पर इसके बारे में देख पाएंगे, हमने मेंशन किया है कि देखो नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से लगभग यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 10 की पावर 5 गुना छोटी होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 की पावर 5 गुना छोटी होती है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के मुख्य दोष या फिर कमी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, तो देखें यहाँ पर कौन सा कथन सही निकलता है। देखिए वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का अस्थायी हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि त्वरित आवेशित कण ऊर्जा का विकिरण करेगा। ये पॉइंट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गलत है, सही मतलब कथन सॉरी मतलब ये पॉइंट हमारा एक तरह से यहाँ पर सही होगा। रदरफोर्ड के मतलब कमी के दोष के बारे में बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर भी इनके जब दोष आप पढ़ोगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां या फिर दोष, तो पूरी तरह से वही चीज यहाँ पर लिखा गया जो कि हमने ऑप्शन बी में देखा, तो ये इनके दोष के अंतर्गत देखने को मिलता है, राइट। तो कहने का मतलब है कि रदरफोर्ड के मॉडल की सबसे मुख्य कमी यह थी कि यदि कोई आवेशित इलेक्ट्रॉन वर्तालुकार मार्ग में त्वरित होकर के घूमेगा तो वह निरंतर विद्युत चुंबकीय ऊर्जा उत्सर्जित करेगा और ऊर्जा खोने के कारण अंततः वह नाभिक से टकरा जाएगा और परमाणु नष्ट हो जाएगा, जबकि परमाणु ऐसा स्थायी होते हैं, राइट। तो ये पॉइंट हमारा कह सकते हैं कि ऑप्शन बी होगा इनके कमी के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी दोष में था, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कि कथन कह रहा है, कथन ए, नील्स बोर ने प्रस्तावित किया था कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। ये पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है, और साथ ही साथ आर्क जो कह रहा है वो रीजन के देखिए, ये विविक्त कक्षाएं परमाणु के भीतर निश्चित ऊर्जा स्तरों को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर हमारा दोनों कथन सही है, मतलब कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है। तो कहने का मतलब ऑप्शन ए को हम टिक कर सकते हैं, दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। अब अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि परमाणु की विभिन्न कक्षाओं या फिर कोषों को बोर-बरी मॉडल में किस प्रकार जो कि दर्शाया जाता है। जो इसके लिए आप यहाँ पर जो पिक्चर है वो हम देख करके समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर हम जब ये पिक्चर को समझते हैं वो होता है मतलब कि परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए थे, जिसे बोरबरी स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो सूत्र होता है 2n² से दर्शाया जाता है, जहां इन कक्षा की संख्या या फिर ऊर्जा स्तर होता है, राइट। तो ये जो है आपका KLMN इस तरह से दर्शाया जाता है, जो कि हम देखेंगे यहाँ पर। देखो इधर होगा, यहाँ पर है, ठीक है। देखो ये जो आपका है मतलब एक तरह से जो सर्कल बनाया किसी परमाणु के कुछ ऊर्जा स्तर के बारे में बताया गया। ये तो हमारा नाभिक हो गया, ठीक है। और पहला जो कक्षा होता है वो K हो गया, दूसरा कक्षा को L से दिखाया जाता है, तीसरा कक्षा को M और चौथे कक्षा को N से। इसी तरह से आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, राइट। तो ये कक्षाएं या फिर कोष KLMN ... या फिर संख्याओं के रूप में 1 2 3 4 के द्वारा दर्शाई जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आराम से कि KLMN और या फिर 1 2 3 4। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। क्लियर है। अगला सवाल नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 1932 में जेम्स चैडविक द्वारा खोजे गए अपरमाणविक कण या फिर न्यूट्रॉन के गुणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है।
ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो चैडविक द्वारा खोजे गए अपरमाणविक कण था न्यूट्रॉन के गुणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये देखना है। तो चलिए देखते हैं। यह धनावेशित होता है, ये तो सही है, और इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, जी नहीं, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, राइट। तो सेकेंड पॉइंट है कि यह अनावेशित यानी उदासीन होता है, सॉरी यहाँ पे न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रोटॉन मैंने कहा, ये थोड़ा सा मिस्टेक मैंने, वैसे भी ये गलत है। और देखिए ये धनावेशित नहीं था, उदासीन था, मतलब न्यूट्रॉन एक तरह का आपका न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, और इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ये पॉइंट यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक किया तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मतलब जेम्स चैडविक द्वारा खोजा गया जो न्यूट्रॉन था एक विद्युत उदासीन या फिर अनावेशित कण होता है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। इसका द्रव्यमान लगभग एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर माना जाता है। यह हाइड्रोजन यानी प्रोटियम समस्थानिक को छोड़कर अन्य सभी तत्वों के नाभिक में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम है उसमें किसी तरह का कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि 1H1 होता है और प्रोटॉन निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में से हमें परमाणु संख्या को घटाना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर वो एक में से घटाएंगे तो 0 निकल के आएगा और उस तरह से न्यूट्रॉन की संख्या 0 आएगी। तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटियम ही ऐसा हमारा माना जाता है, उसको छोड़ करके सभी में नाभिक में मतलब एक न्यूट्रॉन पाया जाता है, राइट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि एक तरह से सही है, राइट। नेक्स्ट आता है कि बोर और बरी के नियमों के अनुसार किसी परमाणु की किसी भी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि अधिकतम जो संख्या निकाला जाता है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। अधिकतम संख्या हम 2n² वाले बताया था आपको कि अधिकतम संख्या जो है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² से निकाल सकते हैं। अब कहने का मतलब आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। तो 2n की घात आपका 2 होगा, यानी 2n स्क्वायर, राइट। तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी परमाणु का K और L कोष पूरी तरह से भरा हो तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी। अब देखो ध्यान से समझिए, ये हमारा नाभिक है, ये हमारा हो गया 1, 1, 2, यानी K और एक हो गया L, 2 कक्षा हमने बनाया। अब कहने का मतलब हुआ कि K का मतलब क्या होता है 1 और L का मतलब हो गया 2, ठीक है। क्लियर हो रहा है। वैसे देखो ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक बनाया है अब ऐसे समझो कि पहला कक्षा हमारा K हो गया, L हो गया, M हो गया, इस तरह से। तो K बराबर क्या मान सकते हैं, K बराबर 1 और L बराबर 2 और M बराबर 3, इस तरह से आगे बढ़ता है कक्षा। तो हम यहाँ पे पूछा गया K और L में पूरी तरह से भरा हो, तो K अगर भरा है तो 2n² हम अधिकतम संख्या मानते हैं, तो 2 गुने 1 अगर K के लिए निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2। अच्छा, L के लिए अगर निकाल रहे हैं तो इसमें क्या होगा 2n², यानी n के जगह पे 2 आएगा, 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, पूरी तरह से भरा है तो 8 और 2 10, यानी अधिकतम संख्या कितना होगा 10। तो कई बार प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि बताइए कि M सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी, फटाफट नीचे कमेंट करके आप बताओ तो ज़रा, देखते हैं कितने लोग को अच्छे समझ में आ रहा है। M सेल में अगर आपसे पूछा है कि M सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, या फिर N सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, तो आप क्या बताएंगे, क्या आंसर होगा आपका, नीचे थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दी गई कोड की सहायता से हमें सही बताना। तत्व का नाम दिया गया और उनमें 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। तो देखो 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या, जैसे कि आप सबसे पहले ये समझो कि 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो क्या होता है कि किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बोर-बरी स्कीम में हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु का 72 कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, राइट। तो यहाँ पे समझेंगे सबसे पहले हीलियम जो होता है, हीलियम का 72 कक्ष में कितना होगा, जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम आपका ये आपका 2 आता है, राइट। तो यहाँ पे हीलियम को 2 के टिक करेंगे, तो फर्स्ट का 2 के साथ कहाँ पर मिल रहा है, फर्स्ट का 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सोडियम की बात करें तो सोडियम 11 नंबर पे आता है। तो कक्षा को पूरा करने के लिए सबसे पहले 2 आएगा, क्योंकि पहले कक्षा में 2 भरता है, दूसरी कक्षा में 8 भरता है, तीसरी कक्षा में कितना होगा, तो तीसरी कक्षा में जो रिमेनिंग बचा आपका 1 बच रहा है, तो यहाँ पर सोडियम का 1 होगा। तो यहाँ पर बी का 3 के साथ मिलना चाहिए, बी का 3 यहाँ पर मिल रहा है, तो ऑप्शन ए हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से आराम से आप कर सकते हो, राइट। अच्छा, अब ध्यान से समझते हैं यहाँ पर हम लोग क्लोरीन के बारे में। देखो क्लोरीन जो है, क्लोरीन का क्या होगा वो समझते हैं। क्लोरीन जो है वो हमारा कितना नंबर पे आता है, 17 नंबर पे।
और 17 को जब कक्षा को पूरा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका, तो पहले कक्षा में 2 भरेगा, दूसरी कक्षा में 8 भरेगा और तीसरी कक्षा में 7 भरेगा, तब तो जाकर के 17 हुआ। अब 17 जब हुआ तो हम कहेंगे कि 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कितना है, मतलब 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके पास 7, तो वही तो हमारा संयोजकता होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही पूछा जा रहा है, तो 7 इसके पास है, तो क्लोरीन का 7, देखो डी का फर्स्ट मिल रहा है, ये इस तरह से निकाला जाता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर नहीं लिखा गया, मैं लिख देता हूँ, बता देता हूँ आपको। कई बार पूछा था कि कोर इलेक्ट्रॉन बताइए। मान के चलो कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सोडियम जो है, सोडियम, इसके कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए कितना होगा। संयोजकता अलग चीज़ है, कोर इलेक्ट्रॉन अलग चीज़ है, कई बार ऐसे मैंने सवाल देखा है। तो देखो हम ये मान लेते हैं सोडियम हमारा 11 है और 2 8 1 लिखते हैं। अब इसमें अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछता तो ये हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो कि 1 हो गया। लेकिन 72 कक्ष के अंदर जितने भी, मतलब अंदर की जो कक्षा है उनको हम लोग कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। इसमें कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 10, 2 और 8, ये हमारा कोर इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब अंदर वाले जो कक्षा में होंगे उसे कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। उसी तरह से क्लोरीन के लिए भी पूछा जाए तो क्लोरीन के लिए भी 2 और 8 10 यहाँ पर कोर इलेक्ट्रॉन बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि परमाणु की संयोजकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं, किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ये तो सही है। जिन पर तत्वों के 72 कक्ष पूर्ण रूप से 8 भरे होते हैं उनकी संयोजकता 0 होती है, ये भी हमारा एक तरह से सही है। ये क्लियरली लिखा भी है यहाँ पर, देखो कि मतलब जिन तत्वों में परमाणुओं के 72 कक्ष पूर्ण रूप से 8 इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय होते हैं, तो यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं संयोजकता 0 होती है। क्योंकि आप देखते हैं जब अक्रिय गैस जिसमें हम हीलियम को छोड़ दिया जाए तो बाकी में पूर्णतः भरा होता है, सभी के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक तरह से 0, उनकी संयोजकता 0 मानी जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्लोरीन के 72 कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी संयोजकता रासायनिक रूप से 7 होगी। तो ये थोड़ा सा गलत होगा, क्यों, क्योंकि जैसे कि फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन इसका कितना होता है, 2 और 7, यहाँ पर 9, तो अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की तुलना में अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो अधिक सुगम होता है। इसलिए यहाँ पर इसकी जो इलेक्ट्रॉन माना जाता, मतलब कि संयोजकता माना जाता है, वो 1 माना जाता है, क्योंकि पूरा कक्ष करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन सिर्फ और ले लेता है, तो मान लिया जाता है कि ये अपना कक्ष पूरा कर लेगा। तो 7 को त्यागने से ज़्यादा बेटर है कि 1 को ग्रहण कर लेना, तो इस तरह से इसका माना जाता है कि 1 होगा, तो ये पॉइंट हमारा गलत होगा। ध्यान से समझे किस तरह से होता है। तो ये हमारा सी आंसर को टिक करेंगे, जो कि यह कथन सही नहीं था। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या को निम्नलिखित में से किस आधार पर परिभाषित किया जाता है, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, कह सकते हैं कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या जो होती है वही एक तरह से परमाणु की संख्या भी मानी जाती है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है कि परमाणु द्रव्यमान संख्या के संदर्भ में कौन सा जो कथन सही है। जैसे कि अगर हम सोडियम को लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखा जाता है और जो परमाणु संख्या है वो नीचे लिखा जाता है, इस तरह से। ठीक है, ऊपर लिखा जाता है और परमाणु संख्या आपका है जो नीचे लिखा गया, तो ये ध्यान याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा चीज़ समझने के लिए। तो द्रव्यमान संख्या के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो ये केवल परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या को दर्शाता है। जी नहीं, परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ा जाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन देखिए सी में, कि एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि समस्थानिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को चुनिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहते हैं। ये तो हम सिंपल सा जानते ही हैं, समस्थानिक और समबारिक क्या होता है। देखो, समस्थानिक के में आप आराम से पढ़ सकते हो कि प्रकृति में कुछ तत्वों में परमाणुओं की पहचान की गई है जिसमें परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, राइट। जैसे कि आप देखो, हाइड्रोजन के परमाणु को लेंगे तो हाइड्रोजन के 3 परमाणविक स्पीसीज होते हैं, मतलब कि उसके 3 समस्थानिक है, जैसे कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। मतलब सभी में परमाणु संख्या देखो आप समान ही है, लेकिन उनका द्रव्यमान, आपका ऊपर वाला जो द्रव्यमान होता है वो तीनों में अलग अलग है। तो इस तरह से माना जाता है, राइट। तो समस्थानिक हम उसे कहते हैं जिसका परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न। तो पहला पॉइंट तो हमारा करेक्ट है।
सेकेंड आता है कि किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण भिन्न अलग होते हैं परंतु उनके भौतिक गुण पूर्णतः समान होते हैं। ये पूरी तरह से उल्टा कह रहा है, मतलब समस्थानिकों में क्या हुआ कि उनका रासायनिक गुण समान होता है और उनका भौतिक गुण जो कि अलग होगा। तो ये पॉइंट हमारा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर आप आराम से पढ़ भी पाएंगे कि ये सब कुछ लिखा भी गया था। कहाँ तो मैंने पढ़ा था इसके बारे में, कहाँ तो पढ़ा था यार, देखो प्राकृतिक रूप में परमाणु औसत द्रव्यमान, ये वाला नहीं, कहाँ तो था, आप इसे पढ़ लेना, आराम से मिल जाएगा आपको, मैंने पढ़ा था। चलो अभी फ़िलहाल नहीं मिल रहा, देखो यहाँ पर है, ठीक है। समस्थानिक का मिश्रण भी होता है और किसी तत्व के प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण जो है वो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, यही मैं बताना चाह रहा था, मैंने पढ़ा था इसको। तो क्लियरली ये पूरा पॉइंट जो कि गलत है, ठीक है। अच्छा, तीसरा कि प्रकृति में हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक गुण पाए जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये तो हमारा सही है। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर सही निकल के आ रहा है, तो सत्य के रूप में फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सी को टिक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है कथन ए, प्रकृति में पाए जाने वाले क्लोरीन तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या यानी कि 35.5 U होता है। ये तो सही है ही। कारण क्या है कि प्राकृतिक क्लोरीन में इसके 2 समस्थानिक द्रव्यमान 35 U और 37 U जो कि क्रमशः 3:1 के अनुपात में मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। इस वजह से इसका जो आपका देखने को मिलता है, देखो यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया कि प्रकृति में क्लोरीन के 2 समस्थानिक रूप पाया जाता है जिसका द्रव्यमान 35 U और 37 U होता है जो 3:1 के अनुपात में होता है। अब यह प्रश्न उठता है कि किस द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान माना जाना चाहिए। तो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान इसलिए निकाल लिया जाता है क्योंकि 35 का मतलब ये 35 वाला 75% और 37 वाला 25% होता है। तो 3:1 यही कहने का मतलब था, 3:1 के अनुपात में। तो देखो औसत निकालेंगे तो 35:U मतलब 35:5U आता है। इसलिए यहाँ पर माना जाता है कि क्लोरीन का जो द्रव्यमान है औसत निकाल करके बनाया जाता है भिन्नात्मक संख्या में। राइट, समझ में आ गया। तो कहने का मतलब है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है कि क्यों होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि समस्थानिकों के विशिष्ट अनुप्रयोगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, पहला पॉइंट है कि यूरेनियम का समस्थानिक परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में होता है। कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर के उपचार में किया जाता है। आयोडीन का समस्थानिक घोंघा रोग के इलाज में किया जाता है, ये सही है। और कार्बन का समस्थानिक घोंघा रोग, यहाँ पे उल्टा थोड़ा सा दिया गया, ये गलत हो गया क्योंकि कार्बन का समस्थानिक मुख्य रूप से कार्बन डेंटिंग यानी जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। राइट, तो यहाँ पे हमारा डी जो कि है गलत था। तो देखो यहाँ पे तीनों अच्छे से लिखा भी गया, तो आराम से देखो, सब कुछ बुक में है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संभारिक, जैसे कि हमने उससे समस्थानिक देखा था, समस्थानिक की परमाणु संख्या समान होता है, तो संभारिक में संभारिक भार यानी समान भार होगा। ठीक है, इसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो विशेषता सही है। इसकी परमाणु संख्या समान होती है, परमाणु द्रव्यमान जो कि भिन्न होता है, ये गलत हो गया। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों के वे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या समान होता है, ये तो सही हो गया क्योंकि द्रव्यमान संख्या ही इसमें समान होता है, इसलिए बी को टिक करेंगे। राइट, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कैल्शियम जैसे कि परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18, दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40, तत्वों के इस जोड़ों को सामूहिक रूप से क्या कहेंगे? मतलब दोनों में तो परमाणु द्रव्यमान बराबर है, तो बराबर है तो क्या कहेंगे? समभारिक है, यानी ऑप्शन बी हो जाता है। बोरबरी स्कीम के अनुसार किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो हमने ये चीज़ ऑलरेडी आपको बताया था कि अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। ठीक है, अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। बोरबरी नियम के एक विशिष्ट प्रावधान के अनुसार किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी महत्तम कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, चाहे उस कोष में सैद्धांतिक रूप से मतलब 2n² हम जानते हैं। ये आपको ऑलरेडी मैंने बताया था, पीछे भी देखा था। ठीक है, अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। देखो बोरबरी स्कीम में हम जानते हैं कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट अगला सवाल का पहला पॉइंट है कि किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेता जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्षा पूर्ण रूप से भर नहीं जाते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल सही है।
मतलब डायरेक्ट जंप नहीं कर सकता है, पहले आपको सीक्वेंस वाइज क्रम से चलना पड़ता है। बोरबरी के नियम के अनुसार कक्षाएं हमेशा क्रमानुसार भरती है। जब तक भीतरी कोष पूर्णतः नहीं भर जाता है तब तक इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में नहीं जाते हैं, राइट। तो पहला पॉइंट हमारा सही है। सेकंड आता है कि परमाणु की कक्षाएं अनियमित रूप से बिना किसी क्रम में भरती है, तो गलत हो गया। अभी जस्ट ऊपर वाला बात हो कि क्रम से भरता है, तो ये गलत हो गया। उत्कृष्ट गैस जैसे हीलियम के 72 कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण वह रासायनिक रूप से अक्रिय है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि हीलियम के अलावा बाकी जो सभी गैसेस हैं, अक्रिय जो गैसेस हैं, मतलब अक्रिय गैस की बात कर रहा हूँ, 18वें समूह का इनर्ट गैस, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, इसमें नहीं होता है, ठीक है। हीलियम एक अक्रिय गैस है, परंतु इसके 72 कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डुप्लेट होते हैं, न कि 8 इलेक्ट्रॉन होता है। अन्य सभी अक्रिय गैसों में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट गलत है। तो फर्स्ट सही था, असत्य के रूप में 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि तत्वों को उनके परमाणुओं में विद्यमान किस अपारमाणविक कण के संख्या के आधार पर मौलिक रूप से परिभाषित किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं किस आधार पर, तो प्रोटॉन की संख्या के आधार पर, ऑप्शन सी, प्रोटॉन की संख्या के आधार पर। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या हमेशा अपरिवर्तित और समान रहती है, भले ही इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन बदल जाए। इसलिए तत्वों को रासायनिक और भौतिक रूप से उनके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर ही परिभाषित किया जाता है, राइट। अच्छा, अगला प्रश्न है कि कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो कार्बन हम जानते हैं 6 होता है, तो 2 और 4 यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर भी क्लियर है, ठीक है। अच्छा, सोडियम जो होता है वो 11 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे देखो पहले 2 भरेगा, फिर उसके बाद 8 भरेगा, उसके बाद 1 होगा, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है कि हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4U और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछा जा रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान से देखिए कि जो हमारा द्रव्यमान संख्या होता है ए जो है वो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या इस तरह से निकाला जाता है। और यहाँ पे आपका 4U दिया गया है और हमसे पूछा क्या जा रहा है, 2 प्रोटॉन भी है, तो यहाँ पर 2 प्रोटॉन भी करा, न्यूट्रॉन हमें निकालना है। तो आप देखेंगे कि 4 में से 2 जाएगा, तो 2 आप आराम से निकाल सकते हो कि 2 न्यूट्रॉन यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अपारमाणविक कण प्रकृति में पूरी तरह से उदासीन और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर होता है। उदासीन कौन होता है भाई, तो उदासीन आप कहेंगे न्यूट्रॉन ही होता है और प्रोटॉन के बराबर भी होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कि थॉमसन के परमाणु मॉडल को क्रिसमस केक या फिर तरबूज के उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। ये भी अब मैंने अपने से नहीं लिया है, देखो क्लियरली आपका लिखा गया, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे थॉमसन का परमाणु मॉडल क्लियर लिखा गया कि थॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया था जो क्रिसमस केक की तरह था। इनके अनुसार परमाणु एक अधनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस के केक में लगे सूखे मेवों की तरह था। तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं, जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेशित जो है वो तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे हुए। तो 4.1 आप देख पाएंगे, 4.1 जो चित्र है 4.1 कहाँ गया, 4.1 यहाँ पर है, ठीक है। तो ये क्लियरली देखने को मिल रहा है। तो पहला पॉइंट तो हमारा एक तरह से सही है। सेकेंड पॉइंट करें कि थॉमसन के मॉडल के अनुसार परमाणु में धन आवेशित तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरफ बिखरा और इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज की भांति धसा हुआ है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारा सेकेंड पॉइंट तो सही है ही, हमने जस्ट अभी बात किया ऊपर में। तीसरा है कि जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब इस सवाल में डेफिनेटली लोग गलती करेंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जब बात की जा रही है तो केमिस्ट्री में बात होगा, तो इनको नोबेल प्राइज़ भी रसायन शास्त्र में ही देखने को मिलना चाहिए। किसी को भी नहीं उम्मीद होगा कि ये चीज़ गलत हो सकता है, मतलब कोई भी सोचेगा कि ऑप्शन 3 वाला तो सही है ही, यानी एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, देखो तो पहला तो सही था ही, तो ये तो गलत हो गया, हम ऑप्शन डी को ही टिक करके आगे बढ़ेंगे, यही आप सोचोगे। लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक होगा और डेफिनेटली आप गलती करोगे। देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में उनको भौतिक शास्त्र में, ठीक है, फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था, ना कि रसायन शास्त्र में। तो ये पॉइंट पूरी तरह से गलत होगा और आप ये से हम टिक नहीं कर सकते। तीसरा हमारा गलत होगा,
सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 सही हुआ, तो इस वजह से 1 और 2 को टिक करेंगे। तो देख सकते हो एनसीईआरटी क्यों ज़रूरी है, आपको जानना पड़ेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फास्फोरस तत्व की रासायनिक संयोजकता कितनी होती है? तो देखिए फास्फोरस जो होता है इसे हम ध्यान से समझेंगे। परमाणु जो होता है फास्फोरस, जो आपका परमाणु संख्या इसका कितना होगा 15। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम भरेंगे तो 2, उसके बाद 8 और उसके बाद 5। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये कह सकते हैं इसके बातम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये भी हमने जाना है कि बातम कोष में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसे हम लोग संयोजकता कहते हैं, संयोजकता। तो एक तरह से तो हम ये देख सकते हैं कि ऑप्शन में हमारा 5 दिया गया, लेकिन 3 और 5 भी है। तो हम ये कहेंगे कि अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर ले तो ये पूरी तरह से 8 हो जाएगा, 8 अपना कक्षा को पूरा कर लेगा। तो यहाँ पर कहेंगे कि यह अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर सकता है, तो ये संयोजकता हमारा 3 होगा। यही हम ये भी कह सकते हैं। तो कुछ विशेष यौगिकों में सभी मतलब 5 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है, तो वहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब संयोजकता 5 बनेगा। इसलिए हम यहाँ पर दोनों कंक्लूजन निकाल करके देखेंगे तो कह सकते हैं कि फास्फोरस तत्व का संयोजकता जो होगा वो 3 और 5 दोनों होगा। अगर ऑप्शन में कोई एक मिले तो आप वहाँ पे टिक करना, लेकिन दोनों जब दिया गया तो दोनों को टिक करेंगे, राइट। सिलिकॉन और ऑक्सीजन तत्व की संयोजकता क्रमशः कितनी होती है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन, तो देखिए सिलिकॉन जो आपका होता है वो आपका 14 नंबर पे आएगा। तो 14 के लिए 2, 8 और फिर यहाँ पर हम कहेंगे कि 4, ठीक है। तो इसकी संयोजकता आप देखेंगे कि 4 यहाँ पर क्लियर है। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आपका आता है 8, तो 8 के लिए 2 और 6, तो 2 और 6 कहाँ पर मिल रहा है? तो क्लियर आपका ऑप्शन। हमें क्या बताना है? संयोजकता बताना। तो यहाँ पे तो हो गया 4 और इसके लिए हो जाएगा 6। तो 6 जब नहीं कर सकते क्योंकि इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर दे तो आराम से अपनी कक्षा को पूरा कर सकता है। तो हम यहाँ पर मतलब अष्टक को पूरा कर लेगा, जो पूरी तरह से आपका 8 होना चाहिए, तो 2 हम यहाँ पर कहेंगे, तो ऑक्सीजन का 2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ऑप्शन ए बिल्कुल सही बनता है, राइट। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कौन हमें आसान करता है, 6 या फिर 2। तो 2 हमें आसान करेगा 8 पूरा करने के लिए, तो 2। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से पूरी तरह से अक्रिय व्यवहार प्रदर्शित करता है? तो अक्रिय गैस तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? आर्गन ही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट सवाल आता है कि निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन करें। देखो असत्य कथन हमें बताना है, तो पहला पॉइंट कि किसी तत्व के समस्थानिक के भौतिक गुण हमेशा समान होते हैं। समस्थानिक का भौतिक गुण समान नहीं होता, रासायनिक गुण समान होता है, ये पॉइंट गलत होगा। ये पहला तो चीज़ आपको ध्यान में रखना है, गलत होगा, ठीक है। हमें असत्य ही बताना है, तो पहला गलत हो गया। आगे देखते हैं। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक अपने आप में एक पूर्णतः शुद्ध पदार्थ होता है, ये हमने ऑलरेडी बुक में देख लिया था। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, मैंने बताया भी था, कहाँ गया? पूरी तरह से शुद्ध होता है वो वाला लाइन कहाँ चला जाता है यार? देखो हाँ ये रहा कि बहुत से तत्वों में क्लियरली लिखा गया कि बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है, किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है, ठीक है, लिखा गया। तो यहाँ पे आपका तो सेकंड वाला करेक्ट है। तीसरा आता है कि विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या समान होता है समभारी कहलाते हैं, मतलब द्रव्यमान संख्या समान तो समभारिक, तो ये तो करेक्ट है। तो 2 और 3 सही था, असत्य के रूप में केवल एक असत्य है, ऑप्शन ए होगा। थॉमसन के परमाणु मॉडल द्वारा निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक तथ्य की सफलतापूर्वक जो कि व्याख्या की गई थी? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन बी का, परमाणु के समग्र रूप से वैद्युतीय उदासीन होने की व्याख्या, ऑप्शन बी। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणविक जो कण है मुख्य रूप से विद्यमान रहता है? तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रोटॉन, ठीक है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो यहाँ पर मुख्य रूप से, क्योंकि देखो यहाँ पर एक चीज़ कह सकते हैं कि मतलब मुख्य रूप से विद्यमान रहता है तो प्रोटॉन रहता है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो आप एक तरह से देखेंगे तो उसमें तो नहीं मिलता ना हमें, जो प्रोटियम है वहाँ तो नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं ऑप्शन बी होगा, क्योंकि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग द्वारा परमाणु के केंद्र में एक अत्यंत सूक्ष्म सघन और धनावेशित भाग की खोज की जिसे नाभिक कहा था। क्योंकि परमाणु का धनावेश प्रोटॉन, ठीक है, धनावेश जो है वो प्रोटॉन के कारण होता है, इसलिए रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। तो ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 23 है और परमाणु संख्या
11 है। तो इस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो परमाणु संख्या ही हमारा प्रोटॉन की संख्या होता है, तो एक तो 11 हो गया, ठीक है। प्रोटॉन हमारा 11 हो गया। न्यूट्रॉन की बात करें तो द्रव्यमान संख्या से हम प्रोटॉन की संख्या घटाते हैं, तो यहाँ पे द्रव्यमान जो होगा, न्यूट्रॉन की जो संख्या होगी वो आपका निकल के आएगा 12, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या ही होती है, तो वो भी 11। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। समझ में आया? नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन परमाणु के नाभिक को संकेत के रूप में इतना द्वारा दर्शाया जाता है, उसमें उपस्थित कुल न्यूक्लियॉन की संख्या कितनी होती है? तो न्यूक्लियॉन की संख्या किसे कहते हैं, हम लोग ध्यान से याद रखिएगा कि न्यूक्लियॉन यानी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो प्रोटॉन की संख्या कितना होगा? प्रोटॉन यानी जो परमाणु की संख्या है वो 7 हो गया, और जो हमारा न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा करके, तो 14 में से 7 गया, तो वो भी हमारा 7। न्यूट्रॉन की संख्या भी 7, तो दोनों को जोड़ देंगे तो एक तरह से 14 निकलेगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियॉनों की संख्या सीधी द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, राइट। अगला सवाल, चलो अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि बोरबरी योजना के अनुसार 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक नहीं हो सकती है, भले ही इसकी क्षमता अधिक हो। तो ये तो हमारा पॉइंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें क्या बताना है? सत्य बताना। तो पहला तो सही है, इसमें दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन को छोड़कर के अन्य सभी तत्वों में समस्थानिकों में नाभिक में न्यूट्रॉन अनिवार्य रूप से होता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि साधारण हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का जो प्रोटियम है, प्रोटियम के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, केवल एक प्रोटॉन होता है, जो कि अन्य सभी तत्वों में न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये हमारा सेकंड वाला भी सही है। अच्छा, तीसरा क्या आता है कि परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों के भारी होने के कारण उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो नगण्य होता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर निर्भर करता है, राइट, ना कि इलेक्ट्रॉन पर। तो ये गलत हो गया। सही के रूप में 1 और 2 करेक्ट है, ऑप्शन ए। अगला सवाल कह रहा है कि क्लोरीन का औसत जो परमाणु द्रव्यमान है वो 35.5 यू माना जाता है, जो कि पूर्णांक न होकर के एक भिन्नात्मक संख्या है। ये सही है, ठीक है। क्यों होता है? हमने ऑलरेडी पीछे देखा था, क्योंकि 35 यू और 37 यू होता है, दोनों के 3:1 अनुपात में मिलता है, जिनको हम लोग औसत निकालते हैं तो 35.5 निकलता है। करेक्ट है। कारण क्या है कि यह भिन्नात्मक द्रव्यमान इस बात का संकेत करता है कि क्लोरीन का एकल परमाणु वास्तविक में विभाजित होकर के आधा हो जाता है। ये गलत है। पहला चीज़ कि क्लोरीन जो है वो द्विपरमाणविक है यहाँ पर, तो ये पॉइंट हमारा गलत होगा। परमाणु का द्रव्यमान भिन्नात्मक होने का तात्पर्य एक यह कतई नहीं कह सकते हैं कि उसका एकल परमाणु या फिर आधा विभाजित रूप से हुआ। यह केवल समस्थानिकों के मिश्रण के कारण प्राप्त औसत माना जाता है। परमाणु अविभाजित इकाइयों के रूप में ही रासायनिक क्रिया करते हैं, तो ये पॉइंट हमारा गलत है, ठीक है। तो फर्स्ट मतलब कथन जो कि सही था, लेकिन कारण आपका गलत था। तो ए सही है, परंतु आर गलत है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः क्या होंगे? तो देखिए, प्रोटियम में तो न्यूट्रॉन की संख्या होता नहीं है, तो यहाँ पर 0 वाला टिक करेंगे। और फिर ड्यूटेरियम में आपका न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि देखो प्रोटियम को क्या लिखते हैं? 1H1 लिखते हैं, फिर ड्यूटेरियम को 1H2 लिखते हैं, और ट्राइटियम को 1H3 लिखते हैं। तो यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो 0, और यहाँ से इसको घटाएंगे तो 1, और यहाँ से इसको घटाएंगे तो 2, यानी 0 1 2। ऑप्शन बी बिल्कुल सही बनेगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विन्यास सोडियम आयन Na+ को पूरी तरह से भरे हुए कोषों को सही रूप से प्रदर्शित करता है? देखो, सोडियम जो है आपका 11 नंबर होता है, राइट, 11 होता है, तो इसको भरने के लिए 2 1 2 8 1 ये भरेंगे इस तरह से। लेकिन अगर सोडियम आयन कह रहा है यानी प्लस लगा हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने ऑलरेडी खो चुका है। अब यहाँ पर सिर्फ हमारे पास बचा है 10। अब ध्यान रखिएगा, प्लस का मतलब ये नहीं कि इस पर एक और जुड़ा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन जब खोता है तो वहाँ पर प्लस का साइन दिया जाता है। तो कहने का मतलब इसके पास अब सिर्फ और सिर्फ 2 और 8 इस तरह से भरेगा। तो ऑप्शन हमारा बी निकल करके सही होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़े। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चुनाव करें। असत्य कथन देखना है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पहला पॉइंट कि जे थॉमसन ने ये प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियॉन्स यानी यहाँ पर कहेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जे थॉमसन के समय नाभिक की खोज नहीं हुई थी, ठीक है, पहला चीज़ तो ये ध्यान रखेंगे। उन्होंने परमाणु को धनावेशित गोला माना था। नाभिक की खोज तो रदरफोर्ड ने किया था, तो ये पॉइंट तो हमारा गलत हो गया, राइट। अच्छा, सेकंड है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन आपस में मिलकर एक न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि
ये चीज़ हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन एक स्वतंत्र अपरमाणविक कण होता है, यह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मिलने से बिल्कुल भी नहीं बनता, तो ये हमारा सेकंड वाला भी गलत है। अच्छा, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में होता है, जिसका उपयोग दवा के रूप में भी कर सकते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। अच्छा, अब असत्य बताना है तो कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड असत्य होगा। तो देखो मिस्टेक में थोड़ा सा मतलब ऑप्शन में गलती हुआ है, असत्य के रूप में अगर आप यहाँ पे सत्य कह सकते हो, क्योंकि सत्य क्या है तो हम आराम से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ये सत्य कह लेते हैं, तो सत्य के रूप में केवल 3 यहाँ पर सत्य, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सत्य। आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन ऋण आयन यानी Cl- में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कुल कितनी होगी? जैसे कि हम इसके बारे में जानते हैं, आपका टोटल क्लोरीन के पास कितना होता है। क्लोरीन जैसे कि साधारण क्लोरीन जो है यानी Cl, उसमें परमाणु संख्या 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो जाएगा 2, 8, 7। ठीक है, इसके बाह्यतम कोश में 7 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश में 7 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन बना रहा है यानी कि Cl यहाँ पर माइनस जब बना रहा है, तो इसमें बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 + 1 टोटल 8 यहाँ पर कह सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो जाएगा? बी। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु में किसकी खोज के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो अल्फा कण प्रकीर्णन जब इन्होंने कराया तो किसका खोज इन्होंने किया? परमाणु नाभिक केंद्रक का। तो ऑप्शन बी होगा। और इन्होंने ये जो किया था प्रसिद्ध, कब किया था, मतलब रदरफोर्ड द्वारा वर्ष 1911 में। ठीक है, 1911 में किए गए प्रसिद्ध अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में परिणाम स्वरूप परमाणु के केंद्र में एक अत्यंत सूक्ष्म और सघन धनावेशित भाग की खोज हुई, जिसे परमाणु नाभिक कहा गया। तो देखिए, कुल मिलाकर आज हमने चैप्टर 4 आपके सामने रखा। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।